कुछ लोग अपनी किसी एक तख्लीक, रचना, क्रिएशन की वजह से हमेशा जिंदा रहते हैं, जैसे गालिब, इकबाल, प्रेमचंद, मंटो, कृष्णचंद्र वगैरह। इन कलमकारों के कलम से कुछ ऐसी चीज़ें निकल गई हैं जो उन्हें हमेशा जिंदा रखने के लिए काफ़ी है। इस फहरिस्त में एक नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी एक कहानी की वजह से अफसाना निगारों, कहानीकारों में न सिर्फ अपनी पहचान बना गए बल्कि अमर हो गए। गुलेरी की इस कहानी का नाम है उसने कहा था। बड़ी दिल को छू लेने वाली मार्मिक कहानी है यह। आइए आज वही कहानी उसने कहा था आपको सुनाता हूं। उसने कहा था, अमृतसर के बाजार में बड़ी भीड़ रहती है। रेहड़ी वालों, इक्के तांगे वालों, खांचा फरोशों का शोर मचा रहता है। बहन जी, भाई जी जरा बच के, माई जी अभी तो तुझे बहुत जीना है, क्यों मेरे तांगे के नीचे आ रही है। बोलते हुए तांगे वाले अपने तांगे तेजी से निकाल ले जाते हैं। ऐसे बाजार में एक 10-11 साल का सिख लड़का 8-10 साल की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़के का नाम लहना है और लड़की का नाम हूरा। दोनों एक दुकान पर जाते हैं। दुकानदार दूसरे ग्राहकों को सामान देने में लगा है। लड़की बढ़िया लेने आई है और लड़का दही। दोनों अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। लड़के ने पूछा, तेरा घर कहाँ है। मगर में। और तेरा। माझे में। यहाँ कहाँ रहती है। अतर सिंह की बैठक में वो मेरे मामा हैं। दुकानदार से सामान लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर चलकर लड़के ने पूछा, तेरी सगाई हो गई। इस पर लड़की ने उसे गुस्से से देखा और धत कहकर भाग गई। लड़का मुंह देखता रह गया। वो दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले या दूध वाले के यहाँ मिलते। 1 महीना बीत गया। लड़के ने इस दौरान 2 या 3 बार फिर पूछा, तेरी सगाई हो गई। लड़की ने हर बार उसका जवाब धत ही दिया। एक दिन लड़के ने जब वैसे ही हंसी में उसे छेड़ने के लिए पूछा तो लड़की बोली, हाँ हो गई। लड़के को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। कब। उसने पूछा। कल। देखते नहीं ये रेशम का कढ़ा हुआ दुपट्टा। ये कहकर लड़की भाग गई। लड़का झुंझला उठा। रास्ते में उसने एक लड़के को नाली में धक्का दिया। एक खांचा फरोश का खांचा उलट दिया। नहाकर आई हुई एक औरत से टकरा कर अंधा कहलाया। उसके बाद वो घर पहुंचा। उस वक्त भारत में अंग्रेजों का राज था। लहना सिंह बड़ा होकर फौज में भर्ती हो गया। वो छुट्टी लेकर अपने गांव आया हुआ था। उसे अपनी जमीन जायदाद के मुकदमे की पैरवी जो करनी थी। उन्हीं दिनों जर्मनी और जापान ने लड़ाई छेड़ दी। जर्मनी और जापान के खिलाफ दुनिया भर के मुल्क एक हो गए। अंग्रेज भी लड़ाई में शामिल हो गए। भारत से भी फौज को लड़ाई में भेजा जाने लगा। लहना सिंह को भी इत्तला दी गई, फौज लाम पर जा रही है, जल्दी आओ। साथ ही उसे दूसरा पैगाम उसके सूबेदार हजारा सिंह का मिला, मैं और मेरा बेटा बोद्धा सिंह भी लाम पर जा रहे हैं, तुम हमारे गांव आ जाओ, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में था। सूबेदार लहना सिंह को बहुत चाहता था। जब वो चलने लगा तो सूबेदार ने कहा, सूबेदारनी तुझे बुला रही है, तुझे जानती है, जा मिला। लहना सिंह अंदर पहुंचा। उसे हैरत हुई कि सूबेदारनी उसे कैसे जानती है, वो तो कभी उससे मिला नहीं। उसने दरवाजे पर जाकर पेशानी झुकाकर प्रणाम किया।
आशीर्वाद की आवाज़ सुनी। लहना सिंह चुप रहा। मुझे पहचाना? सूबेदारनी ने पूछा। नहीं। तेरी सगाई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी दुपट्टा। अमृतसर, सूबेदारनी ने याद दिलाया। लहना सिंह को बचपन की याद आ गई। सूबेदारनी ने आगे कहा, मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। एक काम कहती हूँ, मेरा एक ही बेटा है और वो भी सूबेदार जी के साथ लाम पर जा रहा है। 4 बेटे और हुए थे मगर एक भी जिंदा नहीं रहा। अगर सरकार ने औरतों की पलटन बनाई होती तो मैं भी साथ जाती। एक दिन तुमने मुझे तांगे के नीचे आकर मरने से बचाया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। मैं तुम्हारे सामने दामन फैलाती हूँ, ये मेरी इल्तिजा है। ये कहकर सूबेदारनी रोती रोती अंदर चली गई। लहना सिंह भी आंसुओं को पोंछता हुआ बाहर आ गया। लहना सिंह की सिख राइफल्स को फ्रांस और बेल्जियम में तैनात किया गया। घमसान की लड़ाई हो रही थी। ये लोग खंदक में बैठे बैठे ऊब चुके थे। खंदक से बाहर मौत थी। साफा या जिस्म का कोई हिस्सा बाहर दिखाई देते ही गोली लगने का डर था। रात दिन तोपों के धमाके, बमों के फटने से धरती हिल हिल उठती। जमीन के हिलने से लहना सिंह को नगरकोट का जलजला याद आया। उसने अपने साथी से कहा, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदक में बैठे बैठे हड्डियां आकड़ गईं। लुधियाना से 10 गुना ज्यादा सर्दी और ऊपर से कभी बारिश तो कभी बर्फबारी। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। दुश्मन कहीं नजर नहीं आते। मालूम नहीं वो मिट्टी में लिपटे हैं या घास की पत्तियों में छुपे हैं। सूबेदार हजारा सिंह ने समझाया, सिर्फ 3 दिन की बात है। 4 दिन तो निकल गए। परसों दूसरी टुकड़ी आ जाएगी। फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों से बकरे को काटेंगे। फिर खूब पेट भर कर खाना खाकर फिरंगी मेम के बाग में सो रहेंगे। वो हमें खूब दूध और फल खिलाती है। कहने के बावजूद 1 पैसा नहीं लेती। कहती है कि तुम राजा हो, मेरे देश को बचाने आए हो। लहना सिंह ने कहा, 4 दिन से पलक नहीं झपकी। मुझे मार्च करने का हुक्म मिल जाए तो अकेला 4 जर्मनों को मारकर लौटूं। उस दिन हमला किया था तो 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। जनरल साहब ने वापस आने का हुक्म नहीं दिया होता तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार और नायकों से नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचकर ही कहते हैं। सूबेदार ने लहना से सिगड़ी में कोयले डालने के लिए कहा। वजीरा और उसके 3 साथियों को खंदक का पानी बाल्टियों से बाहर फेंकने का हुक्म दिया। शाम हो गई थी, इसलिए महासिंह को दरवाजे का पहरा बदलने को कहा। सूबेदार खुद सारी खंदक का चक्कर लगाने लगे। वजीरा खंदक से पानी बाहर फेंकते हुए बोला, देवताओं को खुश करने के लिए जर्मनी के बादशाह के नाम पर जल चढ़ा कर मैं तो पंडित बन गया हूँ। इस पर सब हंस पड़े। फिर लहना सिंह ने फिरंगी मेम की बात बताई कि वो ज़बरदस्ती सिगरेट देती है, होठों में लगाना चाहती है। अब उसे कौन समझाए कि सिख तंबाकू नहीं पीते। खंदक में लड़ाई की कमान सूबेदार के हाथ में थी। उसके पास अपने बेटे बोधा सिंह की तरफ तवज्जो करने का भी वक्त नहीं था। बोधा सिंह बीमार हो गया था। लहना सिंह उसकी पूरी देखभाल कर रहा था। रात भर अपने दोनों कंबल उसे उड़ा देता और खुद सिगड़ी के सहारे गुजारा करता। उसके बजाय खुद पहरा दे आता। अपने सूखे तख्तों पर उसे सुलाता और आप कीचड़ में पड़ा रहता। सूबेदार हजारा सिंह ये सब देख रहे थे। उन्होंने लहना से कहा, सर्दी क्या है, मौत है, कहीं तुम न बीमार पड़ जाना। मेरी फिक्र मत करो, मैं तो अपने गांव में घर पर ही बुलेल के खड्डे के किनारे मरूंगा। मेरा भाई किरत सिंह की गोद में होगा। मेरा सर भाई किरत सिंह की गोद में होगा। मुझ पर उस आम के पेड़ों की छांव होगी जो मैंने खुद अपने हाथ से
घर के आंगन में लगाया था। वजीरा सिंह गुस्से में बोला, क्या मरने वरने की बात करते हो, मरे जर्मन। और हाँ तो सुनो भाइयों। उसके बाद वजीरा ने एक पंजाबी लोकगीत गाया, गीत की मस्ती से सारी खंदक झूम उठी, सिपाहियों में ताजगी आ गई। आधी रात बीत चुकी है, घना अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह बिस्किटों के डब्बे पर अपने दोनों कंबल बिछाए और लहना सिंह के दोनों कंबल ओढ़े सो रहा है। थोड़ी देर पहले ही लहना सिंह ने ज़बरदस्ती उसे अपनी जर्सी भी पहना दी थी। उसने उसे समझाया था कि उसके पास एक दूसरी जर्सी भी है जो विलायत के मेमों ने बुनकर भेजी है, लेकिन यह बात झूठ थी। उसके पास कोई दूसरी जर्सी नहीं थी। लहना सिंह खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहने हुए ही पहरे पर खड़ा था। उस वक्त खंदक के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार ने फौजी सलाम ठोका। देखो, इसी वक्त धावा बोलना है। यहाँ से कोई मील भर दूर पूरब की तरफ एक जर्मन खंदक है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं होंगे। उन पेड़ों से रास्ता है, मोड़ पर 15 जवान खड़े करके आया हूँ। यहाँ 10 आदमी छोड़ दो, बाकी सब उनसे जा मिलो, खंदक छीन लो। दूसरा हुक्म मिलने तक वहीं डटे रहो, मैं यहाँ रहूँगा। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी चलने को तैयार हो गया। लहना सिंह ने उसे रोका। लहना चलने लगा तो सूबेदार ने उसे वहीं रुककर बोधा की देखभाल करने का इशारा किया। लहना सिंह उसका इशारा समझकर चुप हो गया। सब चलने के लिए तैयार हो गए। कोई रुकना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की तरफ मुंह करके सिगरेट सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की तरफ सिगरेट बढ़ाते हुए कहा, लो तुम भी पियो। पलक झपकते ही लहना सिंह सब कुछ समझ गया। सिगरेट लेते हुए उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल कहाँ गए? ये कैदियों की तरह कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? उसने साहब को जांचना चाहा। वो जानता था कि लेफ्टिनेंट साहब जब 5 साल से उसकी रेजिमेंट में थे। उसने पूछा, क्यों साहब, हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह मुल्क पसंद नहीं? साहब ने पूछा। नहीं साहब, शिकार के वो मजे कहाँ? याद है पिछले साल जब आप और हम जगाधरी जिला में शिकार करने गए थे? लहना सिंह ने पूछा। हाँ, जब आप गधे पर सवार थे, आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रुक गया था। लहना ने कहा। बेशक पाजी कहीं का, साहब ने कहा। आपने एक बड़ी नीलगाय पर गोली चलाई थी। उसके बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। आपने कहा था उसका सर मेस में लगाएंगे। हाँ, मगर मैंने उसका सर विलायत भेज दिया। 2 फुट 4 इंच के थे उसके सींग। तुमने सिगरेट नहीं पी? साहब ने पूछा। पीता हूँ साहब, अंदर से दिया सलाई ले आऊं। ये कहकर लहना सिंह खंदक में घुस गया। उसे शक नहीं रहा, यकीन हो गया था। उसने तय कर लिया कि आगे क्या करना है। अंदर जाकर उसने अपने सभी साथियों को होशियार कर दिया कि यह आदमी अपने लेफ्टिनेंट साहब नहीं हैं, उनकी वर्दी में कोई जर्मन है। उसने साथियों को समझाया कि धोखा हो गया है। उधर सूबेदार पर खुले मैदान में धावा होगा और इधर हम पर। 2 आदमी चुपचाप दौड़कर जाओ और सूबेदार से लौटने को कहो। पर हुक्म तो यह है कि एक फौजी ने कुछ कहना चाहा। ऐसी तैसी हुक्म कि मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो उस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। जाओ, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, लहना ने कहा। मगर यहाँ तुम 8 ही रह जाओगे, एक ने कहा। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकाली सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। 2 फौजी चुपचाप चले गए। लहना सिंह लौटकर खाई के आखिरी सिरे पर दहाने से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल फल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में चिपका दिया और तीनों को एक तार से जोड़ दिया। उसके हाथ में तार के सूत की गुत्थी थी जिसे उसने अंगीठी के पास रखा था। साहब दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था कि लहना सिंह ने फौरन उल्टी बंदूक उठाकर साहब की कोहनी पर दे मारी। दोबारा बंदूक का कुंदा साहब की गर्दन पर दे मारा। साहब आह हा कहता हुआ चित हो गया। लहना सिंह ने 3 गोले निकालकर खंदक से बाहर फेंक दिए। फिर साहब को घसीटकर अंगीठी के पास डाल दिया।
जेबों की तलाशी लेकर 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर अपनी जेब में डाल ली। साहब को होश में आते देखकर लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, क्या हाल है? आज मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी। सिगरेट पीते हैं, जुगादरी जिला में नीलगाय होती है, उनके 2 फीट 4 इंच के सींग होते हैं। मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाता है। लेफ्टिनेंट साहब गधे पर चढ़ते हैं। इतनी अच्छी उर्दू कहाँ सीखी? हमारे साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोलते। सर्दी से बचने के लिए साहब ने पतलून की जेब में हाथ डाले। जेब में पिस्तौल था। लहना सिंह ने जेबों की तलाशी नहीं ली थी। लहना सिंह अपनी धुन में बोले जा रहा था कि उसी वक्त पिस्तौल चला। लहना की रान में गोली लगी। उसी दम लहना ने भी बंदूक के 2 फायरों से साहब का काम कर दिया। धमाका सुनकर सब दौड़कर आए। बोधा चिल्लाया, क्या हुआ? लहना सिंह ने उसे तो ये कहकर सुला दिया कि पागल कुत्ता आया था, मार दिया। बाकियों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर जख्म पर पट्टी बांध ली। खून बंद हो गया। उसी वक्त लगभग 70 जर्मन फौजी चिल्लाते हुए खंदक में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों ने पहले हमले को रोका, दूसरे को रोका, मगर ये 8 थे और वो 70 अपने मुर्दा साथियों पर चढ़कर जर्मन आगे बढ़े चले आ रहे थे। अचानक पीछे की तरफ से आवाज आई, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। और जर्मनों की पीठ पर धड़ाधड़ गोलियां बरसने लगी। जर्मन जैसे चक्की के 2 पाटों के दरमियान फंस गए। पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवानों की यलगार और सामने से लहना सिंह के साथियों की आगे पीछे संगीनें रक्स करने लगी और उनके जिस्मों को छेदने लगी। एक आवाज गूंजी, अकाल सिखों की फौज आई, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह, सत श्री अकाल पुरुष। लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन मर गए या करा रहे थे। सिखों में 15 शहीद हो गए। सूबेदार के कंधे में गोली आर पार हो गई थी। लहना सिंह की पसली में भी एक गोली लगी थी। उसने जख्म को फौरन खंदक की गीली मिट्टी से भर लिया। किसी को पता नहीं चला कि लहना को दूसरा इतना गहरा जख्म लगा है। लहना सिंह ने सूबेदार को सारे कागजात और डायरी दे दी। सूबेदार ने उसकी होशियारी और फौरी अमल की तारीफ करते हुए कहा कि आज अगर लहना सिंह ना होता तो सब मारे जा चुके होते। लड़ाई की खबर पाकर पास के फौजी अस्पताल से जख्मियों को लेने के लिए 2 गाड़ियां और डॉक्टर आ गए। जख्मियों की मरहम पट्टी करके एक गाड़ी में उन्हें लिटाया। दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना की रान में पट्टी बंधवानी चाहिए तो उसने मामूली जख्म बताकर टाल दिया। बोधा सिंह बुखार में बड़बड़ा रहा था। उसे गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाना नहीं चाहते थे। ये देखकर लहना ने उन्हें बोधा और सूबेदारनी की कसम दी। तब कहीं जाकर वो माने। चलते चलते लहना ने सूबेदार से कहा, सुनिए सूबेदारनी हुरा को खत लिखो तो मेरा सलाम लिख देना। जब घर जाओ तो उनसे कहना कि उन्होंने जो कहा था वो मैंने पूरा कर दिया। गाड़ी पर चढ़ते चढ़ते सूबेदार ने लहना का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरी और बोधा की जान बचाई है। लिखना क्या, घर साथ चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तू खुद ही कह देना उसने क्या कहा था। लहना सिंह ने दर्द को दबाते हुए कहा, अब गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा लिख भी देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। उसने वजीरा से खून में तर अपना कमरबंद खुलवाया तो वजीरा के होश उड़ गए। जिंदगी की रमक खत्म होने से पहले लहना सिंह को बचपन की सारी बातें याद आती गई। उसका सर वजीरा के घुटने पर था। उसे महसूस हुआ जैसे वो अपने घर के आगे आंगन में लगे आम के पेड़ के नीचे भाई किरत सिंह की गोद में सर रखे लेटा है। वो बड़बड़ाया, चाचा भतीजा दोनों यही आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना बड़ा ये आम का पेड़। उसके जन्म के वक्त ही लगाया था इसे। वजीरा के आंसू निकल पड़े। कुछ दिन बाद अखबार में छपा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं फहरिस्त, जख्मी होकर मरा नंबर 77 सिख राइफल्स का जमादार लहना सिंह। कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात लिखें
और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो में मैं कुछ और अच्छी कहानियाँ, अच्छी गज़लें और अच्छे मालूमाती मज़ामीन, आर्टिकल्स लेकर आपके सामने आ सकूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।